नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन के अपर रूप, है ना। चलो देखते हैं। कार्बन के अपर रूप दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टली और अक्रिस्टली, है ना। ध्यान रखना, कार्बन के जो अपर रूप है वो दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टली और अक्रिस्टली, है ना। चलो, अब हम क्रिस्टली किसे बोलते हैं और अक्रिस्टली किसे बोलते हैं, तो पहले इसे समझ लो। देखो, ये जो क्रिस्टली होता है इसमें परमाणुओं की जो व्यवस्था है वो नियमित होती है। जो परमाणुओं की व्यवस्था है वो नियमित रूप से होती है, और यहाँ पर अक्रिस्टली में परमाणुओं की जो व्यवस्था है वो नियमित रूप से नहीं होती है। तो ध्यान रखना, यदि परमाणुओं की व्यवस्था नियमित रूप से है तो उसको अपन बोलेंगे क्रिस्टली, और परमाणुओं की व्यवस्था नियमित रूप से नहीं है तो उसे हम बोलेंगे अक्रिस्टली। चलो, अब हम देखते हैं क्रिस्टली में कौन कौन आता है और अक्रिस्टली में कौन कौन आता है। चलो, तो क्रिस्टली में एक तो आप याद रखना डायमंड, डायमंड। दूसरा याद रखना आप ग्रेफाइट, और तीसरा इसमें याद रखना आप फुलरीन। चलो, तो डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन ये कार्बन के क्रिस्टली अपर रूप है ना। चलो इधर आओ अक्रिस्टली में। तो एक इसमें आप याद रखना कोल, दूसरा है चारकोल, तीसरा है कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक, या इसे ही हम बोलते हैं लैंप ब्लैक, लैंप ब्लैक। या तो आप इसे कार्बन ब्लैक बोल सकते हो या आप इसे लैंप ब्लैक बोल सकते हो, है ना। अगला है कॉक। तो ध्यान रखना, कार्बन के जो क्रिस्टली अपर रूप है इनमें अपने को तीन याद रखना है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, है ना। और अक्रिस्टली में अपने को चार याद रखना है, कोल, चारकोल, कार्बन ब्लैक और कॉक, है ना। चलो नोट करो पहले इसे। चलो, अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायमंड को, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायमंड की संरचना, है ना। चलो देखो, चलो, तो ये जो डायमंड होता है ये क्रिस्टली जालक होता है। कैसा होता है ये? क्रिस्टली जालक। चलो, अब यहां पर कॉर्नर पे हम देखें तो कॉर्नर पर क्या होता है? कार्बन। ध्यान रखना, कॉर्नर पर क्या होता है?
कार्बन। चलो देखते जाओ अब। तो यहां पर हम बना देते हैं कार्बन, ये रेड कलर से ना, कॉर्नर पर क्या है, कार्बन। जितने भी कॉर्नर है वहां पर क्या है, कार्बन। तो ये हम कार्बन बना देते हैं। और ये पूरा जाल जैसा होता है ना, ये इस तरीके से। चलो ये यहाँ भी कार्बन होता है। ये इस प्रकार से जितने भी कॉर्नर होते हैं सभी जगह पर क्या होता है, कार्बन, है ना। चलो और देखो। ये पूरा जाल जैसा होता है ना। तो यहां पर आप देखो, किसी भी कार्बन पर आप देखोगे तो कार्बन के आसपास आपको 4 सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे। कितने सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे, 4। देखो जैसे ये कार्बन है तो 1 2 3 4, है ना। किसी भी कार्बन के आसपास देखोगे तो आपको 4 ही सिग्मा दिखेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बॉन्ड है पर वो दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये एक ही प्लेन पे है ना। और ये जो स्ट्रक्चर है ये 3D में होता है। कैसा होता है ये, 3D, है ना। तो किसी भी कार्बन पर आप देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3,
कार्बन के आसपास कितने सिग्मा है 4, और 4 सिग्मा में संकरण आ जाएगा sp3। और यहां पर आप देखो ये जो डायमंड होता है इसमें सह संयोजक बंध है, जो हीरा है इसमें कौन से बंध है सह संयोजक, है ना। और इसमें यदि आप कार्बन का शेप देखोगे तो शेप क्या आएगा टेट्राहेड्रल, क्योंकि आप देखो sp3 संकरण आ रहा है और sp3 संकरण में शेप क्या बन जाता है टेट्राहेड्रल, क्योंकि आप देखो कार्बन के आसपास कितने बॉन्ड दिख रहे हैं 4, है ना। तो यहां पर आप देखो कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 के 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाने में चले गए, मतलब इसमें आपको कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन कार्बन के आउटर सेल में नहीं मिलेगा। मतलब ये जो हीरा होता है ये विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कैसा होता है कुचालक। और इसमें आप देखो सह संयोजक बंध है, और सह संयोजक बंध होने के कारण ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है, क्योंकि सह संयोजक बंध को तोड़ना कठिन होता है ना। अगला ये जो डायमंड होता है इसका उपयोग यदि हम देखें तो इसका उपयोग धार तेज करने में होता है ना। इसके अलावा इसका जो उपयोग है वो रूपदाह, मतलब जो हार वगैरह होते हैं जेवर वगैरह होते हैं उनको और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए डायमंड वगैरह का यूज होता है ना। चलो तो अब आप देखो अपन इसके बारे में पढ़ते जाते हैं, सारे पॉइंट मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर, है ना। चलो एक एक करके मैं आपको समझाता जाता हूं। हीरा क्रिस्टली जालक होता है, ध्यान रखना हीरा कैसा होता है क्रिस्टली जालक। इसमें प्रत्येक परमाणु sp3 संकृत होता है तथा चतुष्फलकी ज्यामिति से अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है ना। तो ध्यान रखना इसमें हाइब्रिडाइजेशन संकरण क्या आता है sp3, है ना। और शेप यदि हम देखें कार्बन की तो क्या आएगी चतुष्फलकी टेट्राहेड्रल। चलो अगला देखो, इस संरचना में संपूर्ण जालक में दिशात्मक सह संयोजक बंध उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार विस्तृत सह संयोजक बंधन को तोड़ना कठिन कार्य होता है, अतः हीरा पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। तो ध्यान रखना भाई पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है हीरा डायमंड। और कारण पूछे तो भाई इसमें सह संयोजक बंध पाए जाते हैं बहुत ज्यादा संख्या में, है ना। चलो इस संरचना में संपूर्ण जालक में दिशात्मक, है ना, ध्यान रखना जो सह संयोजक बंध है वो कैसा बंध होता है दिशात्मक होता है। चलो अगला देखो, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। भाई मैंने आपको बताया कि कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 के 4 बॉन्ड बनाने में चले गए, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बच रहा है क्या आउटर सेल में नहीं बच रहा, इसीलिए हीरा विद्युत का कैसा होता है कुचालक। चलो अगला देखो, इसका उपयोग धार तेज करने के लिए अपघर्षक, देखो ये अपघर्षक उस पदार्थ को बोलते हैं जैसे धार वगैरह करते हैं, तो जैसे चाकू हो गए, मान लो ये चाकू है तो आपने देखा होगा कि कुछ पत्थर वगैरह भी ऐसे होते हैं जिनका उपयोग धार तेज करने के लिए होते हैं। तो धार तेज करने के लिए जिन पदार्थों पर इन चाकू छुरियों को घसते हैं इस प्रकार से, है ना, देखा होगा, तो उनको ही अपन क्या बोलते हैं अपघर्षक। तो अपघर्षक के रूप में डायमंड का उपयोग भी किया जाता है ना, के रूप में रूपदा, है ना। रूपदा मतलब ये हार वगैरह जो होते हैं, है ना, डायमंड का हार सुना होगा आपने बहुत महंगा होता है ना। अगला, तथा विद्युत प्रकाश लैंप में टंगस्टन तंतु बनाने में होता है। तो ये प्रकाश विद्युत लैंप,
या आप प्रकाश विद्युत बल्ब भी बोल सकते हो, है ना। तो ध्यान रखना, जो बल्ब में फिलामेंट है वो काय का बना होता है, टंगस्टन तंतु का। तो इसको बनाने में काय का यूज होता है, डायमंड का, है ना। देखो इस प्रकार से बल्ब में फिलामेंट होता है ना। ये वाला जो इस प्रकार से हमने बना रखा है, ये क्या है, फिलामेंट। तो ये काय का बना होता है, टंगस्टन का। तो इसको बनाने में भी काय का यूज होता है, डायमंड का, है ना। चलो ये पॉइंट नोट करो फटाफट, पूरे क्वेश्चन पॉइंट है। चलो कर लिया नोट। अगला देखो, अगला हम देखेंगे ग्रेफाइट, है ना। चलो इधर देखो, अब ग्रेफाइट की संरचना बनाते हैं पहले। चलो अब इसमें भी क्या होता है, इसमें आप देखो ये जो रिंग है ये कैसी, हेक्सागोनल रिंग। कैसी रिंग है ये, हेक्सागोनल। तो यहां पर भी कॉर्नर में क्या होता है, कार्बन। ये एंड पे भी कार्बन है ना। जितने भी कॉर्नर है इन पर सभी पर क्या है, कार्बन। चलो अब आगे देखो।
चलो अब आगे देखो। तो देखो ये जो ग्रेफाइट है इसकी संरचना परतनुमा होती है। इसकी संरचना कैसी होती है? परतनुमा। मतलब ये लेयर बना दी है अपन ने, है ना। अब इसमें आप देखो, ये जो परत होती है ये वंडरवाल बंध द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती है। ये इस तरीके से, है ना। चलो, तो यहां पर आप देखो ये जो हमने व्हाइट कलर से बना रखे हैं ये है वंडरवाल बॉन्ड, या फिर हम इनको बोल सकते हैं वंडरवाल फोर्स, है ना। वंडर वाल्स फोर्स। चलो, तो ध्यान रखना ये जो परत होती है, आप देखो जो परत है उसमें क्या है? हेक्सागोनल रिंग। परत में क्या है? हेक्सागोनल रिंग। चलो हम लिख लेते हैं इसका नाम भी। तो ये परत में ये जो रिंग है ये रिंग कैसी है? हेक्सागोनल रिंग। हेक्सागोनल रिंग, है ना। तो आप देखो ये जो परत है काय की बनी हुई है? हेक्सागोनल रिंग की। या फिर हम यूं बोल सकते हैं कि भाई जो ये जो परत है इसमें जो कार्बन है वो काय के रूप में व्यवस्थित है? हेक्सागोनल रिंग के फॉर्म में, है ना। आप देखो भाई ये हेक्सागोनल रिंग है, मतलब सारी जो रिंगे हैं वो 6-6 कार्बन की बनी हुई है, तो अपन क्या बोल रहे हैं? हेक्सागोनल रिंग। अगला, इसमें यदि हम किसी भी कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन देखें, है ना, किसी भी कार्बन पर आप देख लो, तो 1 2 3, तो कार्बन के आसपास देखो आप कितने सिग्मा दिख रहे हैं? 3। कितने सिग्मा कार्बन के आसपास? 3। तो 3 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp2। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था कि भाई कार्बन के बाहतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कार्बन के बाहतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो यहां पर आप देखो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा? 3। कोई सा भी कार्बन आप देखोगे तो 3 बॉन्ड ही बना रहा। कितने बॉन्ड बना रहा? 3, है ना। मतलब कार्बन के बाहतम कोष में अभी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा, है ना। तो इसमें क्या होगा? पूरी संरचना में कार्बन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, है ना। इस प्रकार से हर कार्बन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन अभी फ्री है ना। ये अपन ऐसा बना देते हैं ना समझने के हिसाब से। चलो ये और भी इस प्रकार से रिंग जोड़ सकते हो आप आगे भी, है ना। तो यहां पर आप देखो कार्बन के बाहतम कोष में अभी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा। तो ये जो ग्रेफाइट है ये विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है ये पूरी रिंग में घूमेगा। भाई ये हर कार्बन के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, और पाई बॉन्ड बनने के कारण पूरी जो संरचना है इसमें अनुनाद जैसी कंडीशन हो जाएगी, अनुनाद हो जाएगा। तो वो जो बॉन्ड है पूरी रिंग में घूमेगा।
पूरी इस परत में घूमता रहेगा। मतलब भाई जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर गतिशील है, और गतिशील इलेक्ट्रॉन है मतलब ग्रेफाइट विद्युत का कैसा होगा, सुचालक, है ना। चलो इतना समझ में आ रहा, नोट करो पहले ये। चलो अब हम इसके बारे में एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं, है ना। चलो, तो ग्रेफाइट की जो संरचना है वो कैसी होती है, परती संरचना, या फिर यूं बोल दो परतनुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, परतनुमा। तो पढ़ो एक एक करके सारे पॉइंट। ग्रेफाइट की परती संरचना होती है, इंग्लिश में बोलेंगे इसे लेयर्ड स्ट्रक्चर। चलो आगे सुनो। तो भाई आप देखो ये परत बन रही है ना। अगला, ये परतें वंडरवाल बल द्वारा जुड़ी होती है। तो भाई ये जो परत होती है आपस में काय के द्वारा जुड़ी होती है, वंडरवाल बल के द्वारा जुड़ी होती है। चलो देखो इधर, भाई ये एक परत हो गई, ये दूसरी परत, ये तीसरी परत। तो ये परतें आपस में काय के द्वारा जुड़ी हुई है, वंडरवाल फोर्स के द्वारा, वंडरवाल बल के द्वारा जुड़ी होती है। चलो अगला पॉइंट देखो। प्रति एक परत में कार्बन परमाणु षटकोणी वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं। हेक्सागोनल रिंग। भाई आप देखो ये इसमें हेक्सागोनल रिंग बन रही है। अगला पॉइंट देखो, षटकोणी वलय में प्रति एक कार्बन परमाणु sp2 संकृत होता है ना। तो ध्यान रखना कार्बन पर यहां पर संकरण क्या आ रहा है, sp2। प्रति एक कार्बन परमाणु तीन निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से 3 सिग्मा बंध बनाता है, इसका चौथा इलेक्ट्रॉन पाई बंध बनाता है। तो ध्यान रखना प्रति एक कार्बन 3 तो सिग्मा बनाता है, सिग्मा बंध, और चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई बंध बनाता है ना। संपूर्ण परत में इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत, इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत से मतलब है जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमेगा पूरी परत में, है ना। संपूर्ण परत में इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होते हैं, इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, है ना। अतः ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। चलो तो ध्यान रखना विद्युत का ग्रेफाइट कैसा होता है, सुचालक। अगला देखो, ग्रेफाइट को परतों के तल में आसानी से तोड़ा जा सकता है ना, ध्यान रखना। अब देखो ये आसानी से अपन क्यों तोड़ सकते हैं, क्योंकि भाई दो परतों के बीच में आप देखोगे तो आपको वंडरवाल फोर्स दिखेगा, और जो वंडरवाल फोर्स होता है ये दुर्बल बंध होता है। क्या होता है, ये दुर्बल बंध, वीक बॉन्ड का टाइप है ये। चलो आगे देखो, यही कारण है कि ग्रेफाइट मुलायम तथा चिकना होता है, ध्यान रखना। इसी कारण से जो ग्रेफाइट है वो मुलायम तथा चिकना होता है। अगला देखो, अच्छा अब देखो ये जो ग्रेफाइट होता है इसका उपयोग स्नेहक के रूप में भी करते हैं। तो ऐसी मशीनों में स्नेहक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है जिन मशीनों में द्रव स्नेहक का उपयोग नहीं किया जा सकता, वहां पर स्नेहक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का। तो ये जो ग्रेफाइट होता है इसको हम शुष्क स्नेहक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुष्क स्नेहक। चलो सुनो,
चलो ये नोट करो पूरा। तो ये सारे अपने ग्रेफाइट के संबंध में इतने पॉइंट अपने को याद रखना, ये सारे के सारे क्वेश्चन पॉइंट है, इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। चलो नोट करो ये सारे। चलो कर लिया नोट। चलो एक बार और देख लो। तो ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती, परतनुमा। कैसी होती है, परतनुमा। और ये जो परत है वो आपस में कौन से बंध के द्वारा जुड़ी होती है, वंडरवाल बंध या वंडरवाल बल के द्वारा जुड़ी होती है ना। प्रति एक कार्बन की हम यदि बात करें तो यहाँ पर जो कार्बन होते हैं वो वलय के फॉर्म में व्यवस्थित होते हैं, और जो वलय है वो कैसी होती है, हेक्सागोनल। रिंग कैसी होती है, हेक्सागोनल। और प्रति एक कार्बन पर यदि हम देखें तो संकरण क्या आता है इसमें, sp2, है ना। अब मैंने आपको बताया कि भाई कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा बॉन्ड के निर्माण में भाग ले लेते हैं, और चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई बंध बनाता है। तो पाई बंध बनने के कारण यहाँ पर कंडीशन अनुनाद वाली हो जाती है, रिजोनेंस वाली। तो रिजोनेंस होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरी रिंग में, सॉरी पूरी परत में घूमते रहते हैं। भाई एक रिंग से दूसरी रिंग में पूरी परत में घूमता रहेगा इलेक्ट्रॉन। तो इस कारण से जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का कैसा होगा, सुचालक, है ना। अब ये जो ग्रेफाइट है इसको अपन दो परतों के बीच में आसानी से तोड़ सकते हैं। और आसानी से क्यों तोड़ सकते हैं, क्योंकि भाई दो परतों के बीच में इसमें आपको वंडरवाल फोर्स मिलेगा, और वंडरवाल जो फोर्स है वो दुर्बल बंध का प्रकार है, और इसी कारण से ये जो ग्रेफाइट है ये मुलायम तथा चिकना होता है ना। अगला, ऐसी मशीनें जिनमें हम उच्च ताप पर तेल या फिर आप यूं बोल दो द्रव स्नेहक का उपयोग नहीं कर सकते, ऐसी मशीनों में जो ग्रेफाइट होता है वो शुष्क स्नेहक की तरह कार्य करता है ना। चलो ये नोट करो। कर लिया नोट। चलो तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे फुलरीन के बारे में।